नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 4th का जो वैल्यू एडेड पेपर है आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन, उसकी कंप्लीट क्लास को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास अपनी एज यूजुअल बाइलिंगुअल रहेगी। ये आपका सिलेबस है। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट हम इन सबको डिस्कस करेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट ने अपने वैल्यू एडेड पेपर में आयुर्वेदा को सिलेक्ट किया है उनके लिए क्लास है बेहद खास। तो करते हैं शुरुआत फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट में अपना सिलेबस रहेगा आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन, अर्थात आयुर्वेदिक पोषण क्या है उसका परिचय हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, जो आयुर्वेद है वो हमें सबको मालूम है कि ये जो भारतीय संस्कृति है उसकी एक पुरानी चिकित्सा प्रणाली है। तो ये क्या है, किस तरीके से है, इन सबको हम इस पेपर में इस क्लास के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं आयुर्वेदा एंड इंडियन फूड कल्चर्स, अर्थात आयुर्वेद और भारतीय खाद्य संस्कृतियाँ। Ayurveda is an ancient Indian system of medicine that emphasizes a balanced diet, lifestyle, and natural remedies for maintaining health. अर्थात आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है जो संतुलित आहार, संतुलित लाइफस्टाइल और प्राकृतिक जो उपचार है, यानी कि जो नेचुरल तरीके से जो रेमेडीज की जाती है उन पे ज़्यादा फोकस करता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, फूड इज नॉट जस्ट ए फ्यूल बट ए मेडिसिन। अर्थात आयुर्वेद के अनुसार भोजन केवल ऊर्जा देने का ही साधन नहीं है, बल्कि भोजन एक दवाई है, एक औषधि है। भोजन एक क्या है? औषधि है। भोजन को कब, किस समय, किस तरीके से, किस मनोदशा में आपने खाया है, उस हिसाब से उसके लक्षण होते हैं, उस हिसाब से उसकी रंगत होती है, ये हम जानते हैं। तो आयुर्वेद पूरा आहार के ऊपर ही कैसे टिका हुआ है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इट बिलीव्स इन द हीलिंग पावर ऑफ नेचुरल, सीजनल एंड लोकली रिसोर्स्ड या सोर्स्ड फूड। ये प्राकृतिक, मौसमी और स्थानीय खाद्य पदार्थों की उपचारात्मक शक्ति को मानता है। अर्थात ये नेचर के एकदम क्लोज है। ये सीजन विशेष की बातें करता है, यानी ऋतुचर्या को ये फॉलो करता है। और साथ ही में जिस एरिया में हम रह रहे हैं उस एरिया का लोकल फूड क्या है उसको ये ज़्यादा फोकस में लेता है। अब बात करते हैं हमारे शरीर की संरचना पे, यानी हमारा जो शरीर है वो 7 धातु से मिलकर बना हुआ है, 7 धातुओं से मिलकर बना हुआ है। कौन-कौन सी ये धातु? रस होता है, रक्त होता है, मांस, चर्बी, अस्थि, मज्जा और शुक्र। कैसे इसको समझते हैं? यानी कि जब हम खाना खाते हैं, आहार लेते हैं, तो उससे हमारे शरीर में क्या बनता है दोस्तों? रस बनता है। फिर रस से आगे जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से हमारे शरीर में बनता है ब्लड, अर्थात रक्त बनता है। रक्त में जो एलिमेंट होते हैं आरबीएससी, डब्ल्यूबीएससी एटसेट्रा, वो क्रिएट होती है। फिर उस रक्त से आगे बनता है मांस, यानी मसल बनते हैं। मसल से बनता है फैट, यानी मैदा बनता है, चर्बी बनता है। उसके बाद हमारे शरीर की प्रोसेस में आती है अस्थि, और अस्थि के अंदर बनता है बोन मेरो, अर्थात मज्जा। और फिर बनता है शुक्र। यदि पुरुष है तो उसके शरीर में शुक्र बनेगा, और यदि स्त्री है तो उसके शरीर में रज बनेगा। अब ये पूरी चीज, यानी कि ये जो सारी आगे की 6 जो हमारी चीजें हैं या जो 6 धातुएं हैं, वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती है? रस पे। और रस किस पे डिपेंड करता है? आहार पे। अर्थात हम भोजन कैसा खा रहे हैं, जैसा भोजन होगा उसी के हिसाब से उसका रक्त होगा, रक्त रस होगा, रस के हिसाब से उसका रक्त बनेगा, रक्त के हिसाब से मांस, और फिर इस तरीके से। तो हम बात करते हैं शुक्र की, यानी हम कहते हैं ना कि विवेकानंद जी बहुत ओजस्वी व्यक्ति थी। ओजस्वी का मतलब क्या होता है? जिसका शुक्र अच्छा होता है, यानी जिसकी 7वीं धातु जो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसके चेहरे पे नूर दिखता है, ग्लो दिखता है, ओज दिखता है। तो ओज कैसे आता है? शुक्र धातु से आता है। तो ये सारी धातुएं किस पे डिपेंड करती है? हमारे भोजन पे। तो आयुर्वेद बात करता है इस भोजन की। यदि आपने भोजन सही समय पे, सही डाइट ली है और सही चीज़ें आपने खाई है, तो आपके शरीर की धातुएँ बैलेंस रहेगी और आप एक ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी बनोगे। तो हमारा पूरा का पूरा जो आयुर्वेद है वो आहार पे ही डिपेंड करता है कि अगर आहार अपना अच्छा है, तो सारी चीज़ें शरीर की अच्छी बनेगी। अब बढ़ते हैं आगे। Indian food culture is deeply influenced by Ayurvedic principles like eating fresh, warm and cooked food. भारतीय जो खाद्य संस्कृति है वो आयुर्वेद के सिद्धांतों को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। जैसे हम हमेशा से कहते आए हैं कि ताज़ा खाना खाना चाहिए, गर्म खाना चाहिए और पूरी तरीके से पका हुआ खाना खाना चाहिए। यूजिंग स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, जिंजर एंड क्यूमिन फॉर
हेल्थ बेनिफिट्स, स्वास्थ्य के लाभ के लिए हम हल्दी, अदरक, जीरा जैसे मसालों का भी प्रयोग करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अग्नि, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर भी कहते हैं, इज सेंट्रल इन आयुर्वेद। आयुर्वेद में जो पाचन शक्ति है, जो पाचन अग्नि है, वो आयुर्वेद का क्या है, मुख्य केंद्र माना जाता है। यानी कि आयुर्वेद में माना जाता है पाचन केंद्र को या पाचन अग्नि को मुख्य केंद्र माना जाता है, और ये पूरा का पूरा अपना डिपेंड करता है हमारे भोजन पे। और फिर आती है शरीर की नेचर, वो अलग बात है। प्रॉपर डाइजेशन इज ए कंसिडर्ड द की टू द गुड हेल्थ। यदि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पाचन है, तो स्वास्थ्य की ये क्या है, एक अच्छे हेल्थ की एक चाबी है, कुंजी का काम करती है। जिसका पाचन बिगड़ गया, उसका शरीर का सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। यानी कि शरीर की सारी बीमारियां किससे जुड़ी हुई होती है, पेट से जुड़ी हुई है, पाचन से जुड़ी हुई होती है। डिफरेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन या स्ट्रक्चर रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट्स। यानी अलग अलग शरीर की अलग अलग प्रवृत्तियां होती है, प्रकृतियां होती है, जिसको हम दोष कहते हैं। वात दोष होता है, पित्त दोष होता है, और कफ दोष दोष होता है। इन सब के लिए आहार भी क्या होता है, अलग अलग आहार की नीड होती है। जिस शरीर की जैसी नेचर होती है, जैसी प्रकृति होती है, उसकी डाइट उसी के अकॉर्डिंग होती है। ये अपने आयुर्वेदा की कुछ बेसिक बातें हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल ट्रांजिशन ओवर द ईयर। यानी कि पोषण और जीवन शैली में समय के साथ क्या बदलाव हुआ। हम एंशियंट इंडिया की बात करें, यानी प्राचीन समय की बात करें, तो प्राचीन समय में लोग फ्रेश खाने को कंज्यूम करते थे, सीजनल चीजें खाते थे, और अनप्रोसेस्ड फूड खाया करते थे। यानी कि ताजा, मौसमी और बिना प्रसंस्करण किए या प्रसंस्कृत फूड खाते थे, जो केमिकली प्रोसेस्ड नहीं होता था। और साथ ही में उस टाइम फिजिकल एक्टिविटी भी खूब की जाती थी। कैसे? क्योंकि काम ही मशीनें वगैरह थी नहीं, मोस्टली काम हाथों से होते थे, तो शरीर का मूवमेंट बना रहता था। बट नाउ हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ गए, अर्बनाइजेशन की तरफ आ गए, और हमारा जो फूड स्टाइल है वो शिफ्ट टू प्रोसेस्ड फूड, वो प्रोसेस्ड फूड की तरफ ज़्यादा आ गया, फास्ट फूड की तरफ आ गया, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी बन गई। यानी कि आज हम केमिकली प्रोसेस्ड किया हुआ फूड ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, और साथ ही में हमारी जो लाइफस्टाइल है वो निष्क्रिय हो गई। निष्क्रिय का मतलब शरीर में फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती। आज हम पैदल बहुत कम चल पाते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन है, मशीनें हैं, बाइक वगैरह है, तो हमारे शरीर में जो फिजिकल एक्टिविटी थी वह क्या हो चुकी है, बंद हो गई है। तो हमारा शरीर निष्क्रिय हो गया है, हमारी लाइफस्टाइल, और हम फास्ट फूड पे, यानी जो प्रोसेस्ड फूड है, उन पे डिपेंडेंट ज़्यादा हो गए। तो ये हमारी लाइफस्टाइल में क्या हुआ है, चेंजमेंट हुआ है। और इस लाइफस्टाइल के चलते हम क्या होने लग गए हैं, अनहेल्दी होने लग गए हैं। क्योंकि अभी हमने कहा जैसा हम आहार खाएंगे वैसा ही हमारे शरीर की धातुएं बनेगी। बढ़ते हैं आगे। इस वजह से क्या हुआ, दिस ट्रांजिशन हैज लेड टू लाइफस्टाइल डिजीज सच एज डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। इस बदलाव की वजह से शरीर में मधुमेह, यानी शुगर, मोटापा, और जो हार्ट जैसी डिजीज है, वह हमारे लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन गई है। आज जितने भी जो बुजुर्ग लोग हैं, मोस्टली के डायबिटीज आप देख सकते हो, कोई मोटा हो रहा है तो उसमें मोटापा उसमें बढ़ाई जा रहा है, और हार्ट की प्रॉब्लम हमें आम मिलने लग गई है, एकदम कॉमन सी चीजें हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल हमने क्या कर ली, एकदम से चेंज कर ली। आयुर्वेदा प्रमोट्स दिनचर्या एंड ऋतुचर्या फॉर मेंटेनिंग हेल्थ थ्रू प्रॉपर लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन। आयुर्वेद क्या कहता है कि आप प्रॉपर दिनचर्या को और प्रॉपर ऋतुचर्या को फॉलो करो, उनके अकॉर्डिंग पोषण लो, और अपनी जीवन शैली को क्या करो, संतुलन करके आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हो। अब ये दिनचर्या और ऋतुचर्या क्या होती है? दिनचर्या का मतलब होता है सुबह टाइम पे आप उठो, ताज़ा खाना खाओ, सात्विक भोजन करो, व्यायाम आदि करो, फिर काम करो, शाम को ध्यान वगैरह लगाओ, और समय पे सो जाओ। ये तो हो गई दिनचर्या। ऋतुचर्या का मतलब होता है जो जिस मौसम में जो फूड हमें अवेलेबल होता है बाई नेचुरल, नेचर के थ्रू हमें जिस सीजन में जो फूड अवेलेबल होता है, हमें उसी को क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। यानी कि जिस ऋतु में जो चीज़ हमें खानी चाहिए, जैसे हम जो गर्म चीज़ें हैं वो हमें सर्दी में खानी चाहिए, ठीक है? तो उसी हिसाब से हमें जो आम है वो गर्मी में ही खाने चाहिए। हम दूसरी सीजन में उसको पैदा करके खाते हैं तो वो हमें बीमार करते हैं। अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल को हम दिनचर्या और ऋतुचर्या को फ़ॉलो करके क्या बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। ये आपके ही आगे सिलेबस में है, हम इसको इस क्लास के एंड तक डिस्कस कर लेंगे। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया की एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, जिसमें बहुत सारे फूड ट्रेडिशन है, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके का खाना यहाँ पे मिलता है।
इंडिया हैज़ डाइवर्स रीजनल फूड ट्रेडिशंस बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड कल्चर। अर्थात हर एक एरिया की जलवायु अलग है, हर एक एरिया की ज्योग्राफी सिचुएशन अलग है, हमारी फसलें अलग है और हमारी कल्चर अलग अलग है। तो अलग अलग कल्चर के चलते हर एक एरिया में अलग खाना खाया जाता है। जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खाया जाता है, गुजरात में खमन ढोकला खूब चलता है, कहीं साउथ इंडिया में इडली और फर्मेंटेड फूड चलता है, तो नॉर्थ इंडिया में आपको ये तला हुआ भुना हुआ खाना मिल जाएगा, ऊपर आपको राजमा वगैरह कुछ मिल जाएगा। तो कहने का मतलब हर एक एरिया में जो उसकी कल्चर है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फूड मिलता है। साउथ की बात करें तो साउथ में बेसिकली चावल, नारियल और फर्मेंटेड किया हुआ खाना जैसे इडली डोसा ये खाया जाता है। वहीं नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में हम गेहूँ, दूध से बने हुए प्रोडक्ट और मसाले इनका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। वेस्ट इंडिया की बात करें तो वेस्ट इंडिया में बाजरा, दालें, अचार वगैरह खाया जाता है। और वहीं अगर ईस्ट इंडिया की बात करें तो ईस्ट इंडिया में मछली, चावल, सरसों का तेल पे बेस्ड फूड ज़्यादा खाया जाता है। अब ये अलग-अलग एरिया में है तो क्या ये नुकसानदायक है? जी बिल्कुल भी नहीं है। जिस एरिया में हम रहते हैं जिस एरिया में हम रहते हैं, उस एरिया का जो लोकल फूड है वो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा क्या करता है, सूट करता है। आयुर्वेद इस पे ही टिका हुआ है कि आप जहाँ रह रहे हो, आप जिस रीजन में आप रह रहे हो, उस रीजन का जो लोकली फूड है, उस रीजन की जो क्लाइमेट है, वो आपकी बॉडी के लिए मोस्ट सुटेबल चीज़ है। ठीक है? अब आयुर्वेद इन्हीं को ही क्या करता है, आयुर्वेद वैल्यूज़ these regional diets as they are naturally aligned with the local environment and body needs। अर्थात आयुर्वेद इन क्षेत्रीय आहारों को महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि ये स्थानीय वातावरण और अपने शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार क्या है, स्वाभाविक तौर पे हमारे लिए सुटेबल है। यानी क्योंकि हम उसी एरिया में पैदा हुए हैं तो उस एरिया का जो खाना है वो हमारी बॉडी के लिए नेचुरली सुटेबल है। तो आयुर्वेद यही कहता है आप जहाँ रहते हो आपको लोकल फूड पे खाना चाहिए। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो हमें बाजरा, दालें, अचार हम खा सकते हैं, हमें इनसे साइड इफेक्ट नहीं होता। वहीं अगर बाजरा साउथ इंडिया वालों को आप खिला दोगे तो उनके तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, उनका तो डाइजेशन एकदम खराब हो जाएगा क्योंकि उनकी क्लाइमेट ऐसी नहीं है। वहीं आज हम इडली डोसा खाते हैं, हालाँकि बड़े चाव से खाने लग गए हैं, बट ये अपना फूड नहीं है, ये अपने रीजन का फूड नहीं है, इसी के चलते हमारी लाइफ़स्टाइल इम्बैलेंस हो रखी है। अब बात करते हैं आयुर्वेदा प्रमोट्स, आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है बी सीज़नल, बी रीजनल एंड बी कंज्यूम ओरिजिनल। यानी आप जिस सीज़न में जो चीज़ आती है, आपको उसी सीज़न की चीज़ को क्या करना चाहिए, कंज़्यूम करना चाहिए। साथ ही में आप जिस एरिया में रहते हो, आप उस एरिया की लोकल चीज़ों को आपको कंज़्यूम करना चाहिए और आपको ओरिजिनल अर्थात जो प्रोसेस्ड नहीं हो, जो संकर नहीं हो या फिर जिसमें ये कहे कि मिलावट नहीं हो, केमिकली जिसमें कम से कम मिले हुए हो, उन चीज़ों का आपको कंज़म्पशन करना चाहिए। तो आयुर्वेद यही कहता है, बी सीज़नल, बी रीजनल एंड कंज़्यूम ओरिजिनल। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट का जो सिलेबस है वो अपना बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदा का है कि खाद्य क्या है, पोषण कहाँ से मिलता है और आयुर्वेद के क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। बात करते हैं यहाँ पे एक आपके लिए बहुत अच्छी अनाउंसमेंट, आपके सिलेबस में जो भी आपका माइनर पेपर रहा हुआ है, हम ऑलमोस्ट सारे माइनर पेपर की क्लासेस यहाँ पे लोड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ क्लासेस हमने लोड कर दी है ऑलरेडी, तो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग अगर ये है तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कीजिए। बहुत ही अ, आसानी से हमने उन पेपर की क्लासेस को डिलीवर किया है। होपफुली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषक तत्वों के समृद्ध स्रोतों की समझ। हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारे शरीर के लिए जो पोषण हमें चाहिए, वह पोषण किस चीज़ में हमें मिलेगा। यानी कि हमें वह अनाज में मिलेगा या लिक्विड में मिलेगा या फिर हमें किसी फली में मिलेगा या फिर हमें किसी फल में मिलेगा। तो उन चीज़ों की समझ तो आयुर्वेद हमें कहता है कि आयुर्वेदा फोकसेस ऑन नेचुरली रिच, सीज़नल एंड फ्रेश सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। आयुर्वेद जो प्राकृतिक तौर पे, जो मौसमी तौर पे और जो ताज़ा स्रोतों से जो पोषण मिलता है, उसको प्राप्त करने पे ज़्यादा जोर देता है। अभी गर्मी है, आम का सीज़न है, तो आयुर्वेद कहता है खाओ आम, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बट यदि हम इसको केमिकली प्रोसेस्ड करके, हम इसको प्रिज़र्व करके और सर्दियों में जब हम खाएँ, तो ये हमें क्या करेगा, नुकसान करेगा। जैसे आम अलग है और एक कोई प्रोडक्ट है जो आम के जूस का बनता हो, जैसे माज़ा हो, तो माज़ा और आम इक्वल नहीं है।
माजा एक केमिकली प्रोसेस्ड फूड है, जबकि आम क्या है, एक नेचुरली बना हुआ फूड है। तो आयुर्वेद नेचुरली को ज़्यादा फोकस करता है, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अर्थात पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर को हील करने के लिए, मरम्मत करने के लिए और मेंटेन करने के लिए क्या है, आवश्यक है। तो हमें सारे स्रोतों की क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, कब कौन सा स्रोत हमें किससे मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट हमें गेहूं में, चावल में, आलू में, गुड़ में, केले में, अदर इनके जैसे और भी प्रोडक्ट है उन सब में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमें दालों में, दूध में, दही में, पनीर में, सोया में, सोयाबीन में और सूखे मेवों में मिल जाएगा। फैट्स की बात करें यानी कि वसा की बात करें तो जहाँ चिकनाई है, घी, मक्खन, मेवा, तिल, नारियल, इनमें हमें फैट मिल जाएगा। विटामिन की बात करें तो फल में, सब्जियों में, दूध में, अंडों में और साबुत अनाज में हमें विटामिन्स खूब मिलता है। मिनरल्स की बात करें, खनिज की, तो हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है, दूध है, नमक है, बाजरा है, इसमें मिनरल्स के अच्छे सोर्स है। वाटर की बात करें तो वाटर तो एसेंशियल है अपने डाइजेशन के लिए, ये अब्जॉर्ब करता है और हमारे बॉडी के फंक्शन को वर्क करने में हेल्प करता है। ये पाचन में काम करता है, अवशोषण में काम करता है और शरीर की बेसिक फंक्शंस के लिए है। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स के या पोषण के क्या है, कुछ प्रमुख सोर्सेज हैं जहाँ पर आपको एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के कोई 2 सोर्स के नाम लिखो, प्रोटीन के कोई 2 सोर्स के नाम लिखो और फैट्स के कोई 2 सोर्स के नाम लिखो। इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं आगे, कॉन्सेप्ट ऑफ दोष। यानी दोष क्या होता है? दोष का मतलब ये नहीं कि आपने कहीं चोरी करी है और आप पे दोष लगा दिया, आप पे अपराध किया, नहीं, आयुर्वेद में दोष का मतलब ये नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि जो शरीर है उसकी प्रकृति 3 तरीके की हो सकती है, कफ की, वात की और पित्त की। इन तीनों दोषों को कहा जाता है आयुर्वेद में त्रिदोष के नाम से जाना जाता है। यानी कि इन आयुर्वेदा वात, पित्त एंड कफ आर ऑल दी 3 दोषास। अब मैं इसको हिंदी में ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि जो दोष है उसका हिंदी में, इंग्लिश में भी दोष ही लिखा हुआ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके हिंदी में ज़्यादा लेके चल रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों से रिलेट कर सको। ये तीनों ही हमारे शरीर की मूलभूत जैविक तत्व यानी कि बेसिक फंक्शनल एनर्जीज है, जो शरीर और मन के स्वास्थ्य को क्या करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। दीज आर दी फंडामेंटल बायो एनर्जीज दैट गवर्न ऑल फिजिकल एंड मेंटल प्रोसेसेस इन दी बॉडी। यानी कि ये जो 3 दोष हैं ये हर एक शरीर में है। पर्टिकुलर एक दोष के अकॉर्डिंग शरीर का स्ट्रक्चर होता है, बाकी तीनों को बैलेंस में रखना होता है। व्हेन दीज दोसाज आर इन बैलेंस द पर्सन्स रिमेन हेल्दी। जब इनकी सही मात्रा में संतुलन, सही मात्रा में ये संतुलित रहते हैं हमारे शरीर में, तो हम क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। यानी कि जब ये तीनों बैलेंस में रहेंगे तो हम एकदम निरोगी रहेंगे, अनहेल्दी रहे सॉरी हेल्दी रहेंगे। बट जैसे ही इनमें इम्बैलेंस हुआ, इनमें असंतुलन हुआ, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, बीमार हो जाएगी और इनका असंतुलन रोगों का कारण बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ, आयुर्वेद में यदि रोग का पहचान की जाती है तो या तो उसमें कफ या वात या पित्त, इन तीनों में से जो इनमें असंतुलन होता है, उन असंतुलन की वजह से हम क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। और आयुर्वेद इन तीनों को क्या करता है, संतुलित करने का काम करता है, जो कि हम किससे करते हैं, अपने खाए जाने वाले भोजन के अकॉर्डिंग हम इनको संतुलित करते हैं। हम अपनी दिनचर्या को फॉलो करके इनको संतुलित करने की कोशिश करते हैं। हम ऋतुचर्या को फॉलो करके इनको संतुलित करने की कोशिश करते हैं ताकि हम हेल्दी हो सके। अब बात करते हैं पहले दोष की, वात। वात क्या है, एक एयर एलिमेंट है यानी एक हवा का तत्व है। अब हवा क्या है, चंचल होगी। तो जिस बॉडी की नेचर वात की होगी उस बॉडी का जो यूं कहे नेचर है वो भी चंचल होगा। तो इसके एलिमेंट की बात करें तो एयर प्लस ईथर यानी वायु प्लस आकाश से ये बना है। रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड कम्युनिकेशन इन द बॉडी, ये हमारे शरीर की गति और संचार से संबंधित है। क्वालिटीज क्या है, ये सूखा है, कोल्ड है और लाइट है, हल्का है। और मेन फंक्शन क्या काम करता है, वात अपने शरीर में ये ब्रीदिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी कि श्वसन को सॉरी सांस लेने के श्वसन अंग को कंट्रोल करता है। सर्कुलेशन करता है अपनी बॉडी में ब्लड का। नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है, यानी तंत्रिका तंत्र जो हमारा है उसको ये रेगुलेट करता है। मूवमेंट्स इन जॉइंट्स एंड मस्कुलर मसल्स, हमारी जो हड्डियां है उनकी गतिविधियों को ये रेगुलेट करता है। थ्रो
सॉरी थॉट, प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन, जो हमारे सोचने समझने की शक्ति है उसको भी क्या करता है, ये अफेक्ट करता है या रेगुलेट करता है। इसके सिम्टम क्या है जब ये इम्बैलेंस में होगा, यानी कि हमें कैसे पता चले हमारे शरीर में वात दोष हो रखा है। तो हमारे शरीर में गैस का बनना, कॉन्स्टिपेशन का होना, एंजाइटी होना, इंसोमिया होना और वीकनेस का आना, ये सारे जो लक्षण है वो हमें क्या बताते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा तत्व इम्बैलेंस हो गया है, वात तत्व इम्बैलेंस हो गया है। अब बात कर लेते हैं पित्त की। पित्त को हम फायर के नाम से जानते हैं, फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है। ये फायर प्लस वाटर से बना है। मेन फंक्शन इसके क्या है, यानी कि इसकी कार्य क्या है, ये अपने कंट्रोल करता है डाइजेशन सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को एंड बॉडी के टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है। इसकी क्वालिटीज क्या है, ये हॉट है, शार्प है, इंटेंस है, ऑयली एंड लिक्विड है, यानी कि ये तीखा है, गर्म है, तरल है, क्योंकि अग्नि तत्व है तो ये तीखा होगा और ये क्या होगा, गर्म होगा। मेन फंक्शन क्या है, ये डाइजेशन को कंट्रोल करता है, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, साथ ही में ये इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। हमारी डिसीजन लेने की कैपेसिटी को क्या करता है, ये इम्पैक्ट में डाल लाता है। सिम्टम क्या है, हमें कैसे पता चले कि हम अग्नि तत्व से, यानी कि पित्त हमारा दोष इम्बैलेंस में है, तो एसिडिटी होना, इन्फ्लेमेशन यानी जलन होना, इरिटेबिलिटी होना यानी कि चिड़चिड़ापन आना, और माउथ अल्सर यानी कि हमारे मुंह में छाले का होना और हमारे बालों का टूटना या बालों का झड़ना हमें बताता है कि हमारे शरीर में अग्नि तत्व क्या हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है, असंतुलन हो गया है। तो आगे हम इसी क्लास के अंत तक जानेंगे कि अगर आपका शरीर में इस तरीके के सिम्टम दिख रहे हैं तो आपको कोई दवाई वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि आप इस तत्व को ठीक कर लो, खाना सही ढंग से खा के, आप अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपकी ये चीजें खत्म हो जाएगी। बात करते हैं आगे कफ की। कफ होता है एक वाटर एलिमेंट है या जल तत्व है, जिसको हम बलगम वगैरह भी कहते हैं। वाटर प्लस अर्थ से बनता है। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, ल्यूब्रिकेशंस एंड स्टेबिलिटी। ये शरीर की संरचना को और स्थिरता को, इनको ये क्या करता है, प्रदान करता है। साथ ही में ये बॉडी में चिकनाई का काम करता है, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है अपने हड्डियों में। क्वालिटी क्या है, हेवी है, कोल्ड है, मॉइस्ट है, स्मूथ है और स्टेबल है। भारी है, ठंडा है, चिकना है और स्थिर है। गुस्सा कम आता है, जो भी कफ प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनको। मेन फंक्शन क्या है, ल्यूब्रिकेशंस ऑफ जॉइंट, यानी शरीर की चिकनाई और कोमलता को बनाता है। फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, ये अपना जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो स्टेमिना है, उसको ये बढ़ाता है। इमोशनल कामनेस एंड इम्यूनिटी, ये इस तरीके के व्यक्ति मानसिक तौर पे शांत होते हैं और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, अच्छी होती है। टिश्यू ग्रोथ एंड नोरिशमेंट, ये हमें पोषण देता है, हमारी जो कोशिकाएं हैं उनकी ग्रोथ में ये हेल्प करता है। अब हमें कैसे पता चले कि हमारा कफ दोष इम्बैलेंस है, तो इसके सिम्टम्स होंगे कफ, कोल्ड, वेट गेन और लेजीनेस, यानी जुकाम का होना, कफ का होना, शरीर का वजन बढ़ना और आलस आना। ये हमारे शरीर के कौन से दोष को बताता है, कफ दोष को बताता है। अब आयुर्वेद इन्हीं दोषों का किस तरीके से मूल्यांकन करता है, यानी कि किस तरीके से असेसमेंट होता है। तो आप कभी किसी वैद्य के पास जाते हो तो वो नाड़ी पकड़ता है, और नाड़ी को पकड़ना ही क्या कहा जाता है, नाड़ी परीक्षण कहा जाता है। और इससे वो आइडिया लगाता है नाड़ी के चलने की जो स्पीड है। अब मैं यहाँ पे इतना डिटेल में ना तो मैं बता सकता हूँ, ना ही मुझे इसका इतना आइडिया है कि नाड़ी की जो बीट है उसके हिसाब से पता चलता है कि वात दोष है, पित्त दोष है या कफ दोष है। तो नाड़ी परीक्षण से, यानी कि असेसमेंट ऑफ दोषास इज डन बाय एग्जामिनिंग फिजिकल ट्रेड्स, मेंटल टेंडेंसी एंड पल्सेस। शरीर में जो दोषों का मूल्यांकन है वो शरीर की विशेषताएं क्या है, मानसिक प्रवृत्तियां क्या है, और नाड़ी का परीक्षण करके ही पता लगाया जा सकता है। एन इम्बेलेंस ऑफ दोसाज लीड टू डिजीज, यानी यदि हमारे शरीर में दोषों में असंतुलन है तो ये हमारे रोग का क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। डाइट हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल शुड रिस्टोर बैलेंस, यदि हम आहार सही ढंग से ले और हमारी जीवन शैली को संतुलित कर ले तो हम इनको क्या कर सकते हैं, वापस बैलेंस में ला सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि आयुर्वेद रोग की जड़ पे काम करता है। तो रोग की जड़ क्या है, सीधी सी बात है, रोग की जड़ है हमारा भोजन, और भोजन को हमें बैलेंस करना है तो बाकी हमारे सारी चीजें क्या हो जाएगी, बैलेंस में आ जाएगी। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स ऑफ फूड हैबिट्स। भोजन की आयुर्वेदिक आदतें कौन सी है, क्या सिद्धांत है। तो आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद हमें निम्न आदतें बताता है कि ईटिंग फ्रेश वार्म एंड सीजनल फूड, यानी ताज़ा गर्म और मौसमी भोजन करना चाहिए।
ईटिंग अकॉर्डिंग टू अग्नि, अर्थात जो हमारी पाचन शक्ति है उसके अकॉर्डिंग हमें खाना खाना चाहिए। ईटिंग विद फुल अटेंशन इन ए पीसफुल एनवायरनमेंट, शांत वातावरण में बैठ के एकाग्र होकर हमें भोजन करना चाहिए। अवॉइडिंग ओवर ईटिंग एंड इमोशनल ईटिंग, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाना है, और भावनात्मक खाना यानी ज़बरदस्ती हम खा रहे हैं बस इसलिए क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, यानी उस स्वाद के मारे हमें भोजन ज़्यादा नहीं करना है। फूड शुड बी कंज्यूम्ड बेस्ड ऑन वंस प्रकृति, एज, सीजन एंड हेल्थ कंडीशन। भोजन का चयन हमें व्यक्ति की प्रकृति, अर्थात उसकी प्रकृति वात की है, कफ की है या पित्त की है, उसके अकॉर्डिंग, प्लस उसकी उम्र क्या है, कौन सी सीजन है और उसका हेल्थ कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें भोजन का क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। अब बात करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ फूड, अर्थात भोजन की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं, और इसको हम कहते हैं आहार विधि विशेषायतन। आहार विधि विशेषायतन क्या है? ये एक ऐसी विधि है जो आयुर्वेद में भोजन करने की सही विधि और उसके प्रभावों को समझाने का काम करती है। यानी भोजन किस तरीके से करना चाहिए, किस मेथड से खाना चाहिए, और साथ ही में कब खाया, कैसे खाया, कहाँ आप बैठे थे, किस मनोदशा के साथ बैठे थे, इन सब को बताने वाला जो विधि है, मेथड है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? आहार विधि विशेषायतन कहा जाता है। आहार विधि विशेषायतन is an important principle in Ayurveda that explain the correct method of eating food and its effect। यानी भोजन करने की सही विधि और उसके प्रभावों को बताने वाला सिद्धांत क्या कहा जाता है? आहार विधि विशेषायतन कहा जाता है। It states that the effect of food depends not only its type but also on how, when and how much and in what mood it is eaten। ये बताता है कि भोजन का प्रभाव केवल उसके प्रकार पर ही नहीं, बल्कि उसे कैसे खाया, कब खाया, कितना खाया, किस मूड में या किस मनोदशा में खाया, इन सब बातों पर भोजन का क्या करता है, प्रभाव डिपेंड करता है। तो आगे बात करते हैं आहार विधि विशेषायतन की। तो वो कौन से फैक्टर है जो फूड की क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं? तो ऐसे 8 फैक्टर आयुर्वेद में बताए हुए हैं। पहला है प्रकृति, अर्थात भोजन की नेचर कैसी है, भोजन का स्वभाव कैसा है, वो हॉट है या कोल्ड है, हेवी है या लाइट है, यानी गर्म खाना है या भारी खाना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी डिसाइड होती है। करण यानी उसका प्रसंस्करण कैसे हुआ, उसकी प्रोसेसिंग कैसे हुई, उसको हमने बॉईल किया या रोस्ट किया या उसको फ्रीमेंट किया, यानी उसको जमाया, यानी दही से सॉरी दूध से दही का जमाना क्या है, फर्मेंटेशन होता है। तो हमने किस तरीके से उस फूड को पकाया है या बनाया है, वह है उसका करण। फिर है संयोग, यानी उस फूड के साथ हमने दूसरे फूड को क्या कॉम्बिनेशन बनाया, यानी कि हम जैसे रोटी खाते हैं तो रोटी के साथ क्या होती है, सब्जी होती है, और कोई लिक्विड में हम छाछ, दही, कुछ दूध वगैरह लेते हैं। तो हमने खाने के साथ कॉम्बिनेशन क्या बनाया, जैसे हमने कहीं दूध के साथ संतरा तो नहीं खा लिया, क्योंकि दूध और संतरा दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये विरुद्ध आहार में आता है, तो ये हमारे शरीर में फूड पॉइजनिंग करता है। तो हमने उस भोजन का किसके साथ संयोग किया, उस पर डिपेंड करती है उसकी क्वालिटी। फिर है राशि, यानी भोजन की हमने कितनी मात्रा खाई, क्वांटिटी, यानी एक अच्छा भोजन भी आपको बीमार कर सकता है यदि आप जरूरत से ज़्यादा खा लेते हो। तो भोजन की अमाउंट कितनी खाई, वह भी उसकी फूड की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, सॉरी उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करेगा। फिर है देश, यानी वह भोजन कहाँ से और किस वातावरण में उगाया गया है, उसकी प्लेस क्या है, एनवायरनमेंट क्या है जहाँ पे वो खाने को उगाया गया था। प्लस काल, यानी कौन सी सीजन में और कब, खाने का समय क्या है, हमने उसको कब खाया। जैसे उगा तो आम बहुत अच्छी जगह है, आपने उसको प्रिजर्व करके सर्दियों में खाया, तो अब सर्दियों तक आपने उसको प्रिजर्व करके आपने इसको रखा, तो इसकी क्वालिटी सच में खराब होगी, क्योंकि इसकी सीजन अलग है कंज्यूम करने की, जिस सीजन में पैदा होता है उसी सीजन में आप कंज्यूम करो। फिर है उपयोग संस्था, यानी कि भोजन करने के नियम क्या है, आपने बैठने की आपकी मुद्रा क्या है, आपने भोजन करते टाइम गैप कितना दिया है, क्या पिछला खाना पचा नहीं था उससे पहले आपने दूसरा खा लिया, तो ये सारी फूड की क्वालिटी को डिटरमाइन करेगा। और फिर आता है उपयुक्तता, यानी उपभोक्ता की प्रकृति क्या है, उपभोक्ता की आयु क्या है, उसका स्वास्थ्य क्या है, ये सारी बातों से फूड की क्वालिटी क्या होगी, डिटरमाइन होगी। एक अच्छा फूड भी बॉडी के लिए खराब हो सकता है यदि हम कुछ बातों का ध्यान में ना रखें। अब बात करते हैं आगे एफएसएसआई की। एफएसएसआई क्या है? एफएसएसआई का नाम होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप जो भी खाने के प्रोडक्ट देखते होंगे तो आप उस पे एक ये लोगो जरूर देखते होंगे, ये क्या है, एक अपनी
अथॉरिटी है इंडिया की तरफ से, जो कि जो खाने वाले चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको ये स्टैंडर्डाइज करती है। स्टैब्लिश हुआ था ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी सितंबर 2008 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी जो मिनिस्ट्री है दैट इज अर्बन द मिनिस्ट्री, सॉरी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। इसके बेसिक फंक्शंस क्या है? खाद्य पदार्थों के लिए वैज्ञानिक खाद्य मानक निर्धारित करता है, यानी कि साइंटिफिक फूड स्टैंडर्ड फॉर द फूड आर्टिकल्स ये डिजाइन करता है, सेट करता है। खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस और पंजीकरण करता है, यानी लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन फॉर द फूड बिजनेस। यानी कि यदि आपको जैसे मान लो पिज्जा हट खोलना है, कोई भी खाने का आपको खोलना है, तो आपको किससे लेना पड़ेगा? लाइसेंस। ऑब्वियस सी बात है, एफएसएसआई का आपके पास क्या होना चाहिए? एक लाइसेंस होना चाहिए कि आप जो बेच रहे हो, जो आप दे रहे हो, दैट इज सेफ्टी, उसकी सेफ्टी है और उन स्टैंडर्ड को आप फॉलो कर रहे हो। मॉनिटरिंग फूड सेफ्टी एंड हाइजीन प्रैक्टिस, खाद्य सुरक्षा को और स्वच्छता की जो हमने प्रैक्टिसेज या प्रथाएं बना रखी है, उनकी क्या करना, उनको ये मॉनिटर करने का काम करता है। प्रमोटिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी, लोगों को खाद्य सुरक्षा के बारे में जन जागरूकता करने का काम करता है। साथ ही में टेस्टिंग फूड सैंपल्स थ्रू अथोराइज्ड लेबोरेटरीज, ये अपनी अधिकृत प्रयोगशालाओं के माध्यम से खाद्य के जो नमूने होते हैं, यानी कि जो खाना है उसको क्या करता है, ये टेस्ट करवाता है। जैसे मैंने अभी कहा, आपने पिज्जा बनवाया, तो आप पिज्जा का आपने रेस्टोरेंट खोला है या होटल खोला है जहाँ पिज़्ज़ा बेचते हो, तो आपके पिज़्ज़ा को एक ऑथोराइज्ड लैब से ये क्या करवाएगा, टेस्ट करवाएगा कि हाँ, आप वो जो स्टैंडर्ड है सेफ्टी के, जो हाइजीन की चीज़ें हैं, उनको आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये सारा काम करने का काम कौन करता है इंडिया में? एफएसएसएआई करता है। इसका पूरा नाम जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। एफएसआई ने क्या कर रखा है, जो इनके लिए कुछ सुरक्षा अधिनियम के तहत नियम बनाए हैं। नियम कैसे हैं? एस एफएसआई कहता है लेबलिंग एज पर आयुर्वेदिक टेक्स्ट, यानी कि आप अगर आयुर्वेद कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, आयुर्वेद के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आयुर्वेद के प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो जैसा हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में उसका नाम लिखा हुआ है, उसी की जैसे आपको उस पर लेबलिंग करनी है। ऐसा नहीं कि आपने उसको अलग बोल दिया। तभी तो देखो, आप इस क्लास में जो दोस्त था उसको हम इंग्लिश में भी क्या पढ़ रहे हैं? दोष ही पढ़ रहे हैं। वात को इंग्लिश में हम एयर नहीं पढ़ रहे, हम वात को भी इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हैं? वात ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि एफएसआई कहता है कि लेबलिंग वैसी ही करो जो आयुर्वेदिक ग्रंथों में उसकी की हुई है। प्लस क्लियर लिस्टिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड देयर बेनिफिट्स, जो सामग्री आपने उसमें यूज में ली है उसको आप क्लियरली उस पर अंकित करो, लिखो, और उससे क्या लाभ होगा ये भी आप उसमें मेंशन करो। कंप्लायंस विद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी सुरक्षा मानकों और निर्माण प्रथाओं का पालन करना जरूरी है। जो स्टैंडर्ड बनाए हैं आपको उन स्टैंडर्ड्स का फॉलो आपको करना ही होगा। इट एंश्योर्स ऑथेंटिसिटी, सेफ्टी एंड ट्रस्ट फॉर कंज्यूमर्स, इससे क्या होगा, उपभोक्ताओं में ट्रस्ट बनेगा कि हाँ, हम जो खा रहे हैं वो एक गुणवत्ता वाला फूड है, यानी क्वालिटी फूड है, हमें सुरक्षा है कि हमें गलत चीज़ें नहीं मिल रही, और हमें इस बात का ट्रस्ट है कि एफएसआई ने इनको टेस्ट करके क्या दिया है, सर्टिफिकेट दिया है। ये सारे काम एफएसएसआई के अकॉर्डिंग होता है कि आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उस पर लिखो, इंग्रेडिएंट के बारे में जानकारी दो, स्टैंडर्ड को फॉलो करो, और ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बने, इसलिए उनको वह ऑथेंटिकेट करता है कि आपको ये सारा फॉलो करना होगा। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट हमारी संबंधित है आयुर्वेदिक डाइट से, यानी कि आयुर्वेदिक भोजन से रिलेटेड ये यूनिट अपनी है। यहाँ पर आपके लिए जरूरी सूचना, आपका वैल्यू एडेड जो भी आपके पेपर है, वैल्यू एडेड में सेमेस्टर सेकंड में या सेमेस्टर फोर्थ में हमने ऑलमोस्ट हर तरीके के वैल्यू एडेड माइनर एसईसी एईसी वाले पेपरों की क्लासेस डाल दी है। यदि फिर भी कोई क्लास रहती है तो आप कमेंट करके बताएं। हमारी कोशिश है कि हम समय पर आपको क्लास प्रोवाइड करवाएं। बात करते हैं थर्ड यूनिट में प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट, अर्थात आहार विधि विधान। आहार के सिद्धांत, जिसमें आहार विधि विधान यानी कि आयुर्वेद भोजन करने के नियमों को क्या कहता है? आहार विधि विधान कहता है। यानी कि हमें भोजन पर्टिकुलर विधि विधान के तौर पे करनी चाहिए, और क्या क्या है वो मुख्य सिद्धांत? पहला है ईटिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड वार्म फूड, ताज़ा और गर्म भोजन करना चाहिए। ईटिंग इन काम एनवायरनमेंट विद फुल कंसंट्रेशन, शांत वातावरण में ध्यानपूर्वक भोजन करना चाहिए। अवॉइड ओवर ईटिंग, हमें अत्यधिक भोजन खाने से बचना चाहिए। लीव वन थर्ड ऑफ स्टोमक एम्प्टी,
यानी जब हम खाना खा रहे हैं तो लगभग हमें 1/3 यानी कि 33% जो हमारा पेट है वो हमें खाली रखना चाहिए, हमें भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। ईट ओनली व्हेन प्रीवियस फूड इज डाइजेस्ट, जब हमारा पिछला भोजन पच जाए हमें तब तक खाना नहीं खाना चाहिए, उसके पचने के बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। अवॉइड टॉकिंग, लाफिंग और वॉचिंग स्क्रीन्स ड्यूरिंग मील्स, भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए, ना ही हंसना चाहिए, ना ही हमें कोई मोबाइल वगैरह यूज करना चाहिए। आज की लाइफ स्टाइल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं से आ रही है। हमें हैंड वॉश करने चाहिए, प्रॉपरली फेस वॉश करना चाहिए और पैर भी हमें धोना चाहिए खाना खाने से पहले। तो इन सिद्धांतों को आयुर्वेद क्या कहता है, आहार विधि विधान यानी भोजन करने के नियम। अब बात करते हैं सात्विक, राजसिक एंड तामसिक फूड। क्या होता है सात्विक, राजसिक और तामसिक फूड? फूड की जो नेचर हम क्या खा रहे हैं वह बताएगा कि फूड क्या है। सात्विक भोजन में फल सब्जी आदि आती है यानी कि पूर्ण तौर पे शाकाहार होता है। राजसिक में मसाले वगैरह आ जाते हैं, मिर्च या तीखा आ जाता है, दैट इज राजसिक। और तामसिक में आ जाता है प्रोसेस्ड फूड और साथ ही में आ जाता है मांसाहार, ये होता है तामसिक खाना। जिस तरीके का हम खाना खाएंगे उस तरीके के इम्पैक्ट हमारी बॉडी में आएंगे। तो बात कर लेते हैं एक एक की। सात्विक क्या है? प्योर बैलेंस्ड, प्रमोट्स क्लैरिटी एंड पीस, यानी शुद्ध, संतुलित और मानसिक शांति देने वाला खाना होता है। कौन सा? सात्विक खाना खाना होता है, जैसे फल, दूध, अनाज आदि, ये सात्विक भोजन जाना जाता है। राजसिक की बात करें तो स्टिमुलेटिंग, इंक्रीजेज एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, यानी उत्तेजक, उत्तेजक यानी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी देता है, क्रियाशीलता को बढ़ाता है और बेचैनी भी बढ़ाता है। जैसे ज़्यादा मसालेदार खाना खाना या तला हुआ खाना यानी कि ऑयल ज़्यादा खाना, ये राजसिक खाना बनेगा। तामसिक की बात करें तो ये डलनेस प्रोड्यूस करता है, हेवी रहता है। और अगर हम बासी खाना खा रहे हैं तो वह भी क्या है? तामसिक भोजन ही है। सुस्ती बढ़ाने वाला है, जड़ता बढ़ाने वाला है, भारी और बासी भोजन होता है। जैसे हमने बासी खाना खाया है, शराब का सेवन किया है या मांस का सेवन किया है, तो ये तामसिक भोजन में आता है। अब बात करते हैं विरुद्ध आहार की, इनकॉम्पिटेबल फूड। विरुद्ध आहार क्या होता है? दोस्तों, आपने कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना लिया जो कॉम्बिनेशन एक दूसरे के क्या हो? अपोजिट हो, और वह आपकी बॉडी में जाके क्या पैदा कर दे? पॉइजन पैदा कर दे बॉडी में जाके। उसको आयुर्वेद में क्या कहा जाता है? इनकॉम्पिटेबल और विरुद्ध आहार कहा जाता है। जैसे दही के साथ आपने केला खा लिया, तो दही के साथ और केले की जो नेचर है वो दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, अपोजिट है। तो इससे आपकी बॉडी में पॉइजन बनेगा और इसको हम कहते हैं विरुद्ध आहार। तो विरुद्ध आहार का मतलब होता है व्हेन टू और मोर फूड आइटम when eaten together produce a poison like effect in the body, hinder digestion or cause disease, then it is called contradictory fight। जब दो या दो से अधिक खाने की चीजें एक साथ खाने पर शरीर में विष के समान प्रभाव पैदा करती है और पाचन में बाधा डालती है और रोग पैदा करती है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? हम उसे विरुद्ध आहार के नाम से जानते हैं। आपने कभी घर पे भी सुना होगा कि ऐसी चीज मत खा, जैसे आप दूध का सेवन कर रहे हो तो दूध के साथ दही मत खा। दही खाने से अंदर शरीर में क्या बन जाएगा? आम बन जाएगा। आम का मतलब क्या होता है? विष। आम का मतलब होता है विष। अब कुछ यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखे हैं, जैसे दूध के साथ मछली नहीं खानी चाहिए, दूध के साथ खट्टे फल नहीं खाने चाहिए, दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए, शहद के साथ घी बराबर मात्रा में नहीं खाना चाहिए, फल के साथ दूध, यानी कि जैसे इसमें केला गलती से लिखा हुआ है संतरा, ठीक है, खट्टा फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। गर्म भोजन के साथ ठंडा पानी, जैसे चाय के साथ आप बर्फ जैसा पानी पियो, ये आपकी पाचन को कमजोर करेगा। तो इस तरीके से कुछ हमने कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? इन कॉम्बिनेशन को विरुद्ध आहार कहा जाता है, यानी कि अलग अलग ये फूड अलग अलग नेचर के हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अब बात करते हैं पथ्य, अपथ्य और विपरीत आहार। पथ्य क्या होता है, अपथ्य क्या होता है और विपरीत आहार क्या होता है, कर लेते हैं डिस्कस। सबसे पहले बात करते हैं पथ्य की, यानी जो हमारे बॉडी के लिए क्या हो? हितकारी हो, हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल फूड होता है, उसको क्या कहते हैं? पथ्य कहा जाता है। पथ्य मीन्स दैट विच ए सुटेबल एंड बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, इजीली डाइजेस्टिबल एंड हेल्थ प्रमोटिंग। पथ्य का अर्थ होता है जो शरीर के लिए अनुकूल है, पचने में आसान है और हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाती है, उस खाने को हम बोलते हैं पथ्य। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इजी टू डाइजेस्ट, पचने में आसान है, न्यूट्रिस एंड नेचुरल, पोषक तत्वों से भरपूर और प्राकृतिक है, मेंटेनेंस बैलेंस ऑफ बॉडीली दोषास, यानी जो हमारे शरीर के दोष है, दोष वही तीन है, कफ वात पित्त, उनको ये क्या करता है? बैलेंस रखता है।
सुटेबल फॉर बोथ हेल्दी एंड सिक इंडिविजुअल, चाहे रोगी हो चाहे स्वस्थ हो, दोनों के लिए लाभकारी होता है पत्ते। तभी हम कहते हैं ना, रोगी को पत्ते दिया जाए। पत्ते का मतलब होता है वो खाना जो उसकी बॉडी के लिए हितकारी होता है। बेनिफिट क्या होगा? इम्प्रूव करता है हमारे डाइजेशन को, पाचन में सुधार करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, प्रमोट्स एनर्जी एंड लाइटनेस इन द बॉडी, हमारे शरीर में हल्कापन को बढ़ाता है और साथ में एनर्जी लाता है। और फास्ट रिकवरी फ्रॉम इलनेस, यानी जब हम बीमार होते हैं तो ये हमें जल्दी ही रिकवर करने में हेल्प करता है। इसमें हम मूंग दाल, दलिया, फल आदि इनको रखते हैं, दूध। तो तभी हम जब बीमार होते हैं तो हमें दलिया खिचड़ी खिलाई जाती है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, पत्ते का काम करता है, प्रोटीन से भरपूर खाना होता है और एक रोगी जल्दी रिकवर हो जाता है। अब बात करते हैं अपथ्य की, यानी हानिकारक खाना, यानी जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, उसको बोलते हैं अपथ्य। तो ये तो गलती से ही आ गया इधर। अपत्य का अर्थ है जो शरीर के लिए हानिकारक हो, पचने में कठिन हो और रोग को बढ़ाने वाला हो, यानी शरीर के लिए हार्मफुल हो, डाइजेस्ट होना उसके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो और हमारे शरीर में रोगों को बढ़ाता हो, उस खाने को हम अपत्य कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हेवी होगा, फ्राइड होगा, स्टेल होगा और ओवरली स्पाई होगा, भारी तला भुना बासी और ज़्यादा मसालेदार खाना होगा, उसको क्या बोलते हैं? यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है अपत्य खाने की। इम्बेलेंस्ड इन साल्ट, शुगर और ऑयल, अधिक मिर्च मसाले, अधिक तेल, अधिक नमक वाला इसमें होगा, अधिक मिठाई वाला होगा। कोल्ड और वेरी हॉट इन नेचर, या तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा या बहुत गर्म होगा। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक एक अपत्य है। कोल्ड ड्रिंक क्या है? एक अपत्य है। डिस्टर्ब्स दोसाज बैलेंस, यानी हमारे शरीर में जो दोष है हमारे, उनको क्या करने वाला होता है? ये असंतुलित करने वाला होता है। इसके क्या इम्पेक्ट आएंगे? शरीर में गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन को पैदा करेगा। ओबेसिटी, डायबिटीज और एलर्जीज लाएगा, यानी मोटापा, मधुमेह और एलर्जी पैदा करेगा। एग्रीवेशन फॉर एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी जो शरीर में ऑलरेडी कोई पुराना रोग है, उस रोग को ये क्या करेगा? बढ़ावा देगा और वह रोग स्पीड से बढ़ेगा। फिर ये मेंटल लेद दिलाएगा और इरिटेशन करेगा, यानी मानसिक चिड़चिड़ापन लाएगा और सुस्ती को ये बढ़ाने वाला खाना होगा। कौन सा? अपत्य, जिसमें हम बेसिकली किसको शामिल करते हैं? जंक फूड को, हम फास्ट फूड को, ज़्यादा मसालेदार खाने को। ये जितने भी आप ये खाना देखते हो, ये हमारी सीजन, हमारे रीजन का नहीं है और हमारी बॉडी को ये नुकसान करता है, ये हमारे लिए हानिकारक है। ये हमारे लिए अपत्य आहार हुआ। अब बात करते हैं विपरीत आहार की। अभी सर आपने विरुद्ध आहार की बात करी थी। विरुद्ध आहार क्या होता है और विपरीत आहार क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बताते हैं। विरुद्ध आहार में हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन, एक फूड है और प्लस दूसरा फूड है। यदि इन दोनों फूड की नेचर आपस में विरुद्ध है, एक दूसरे के अपोजिट है, और हमारे शरीर में क्या पैदा करती है? पॉइजन, तो हम इसको कहते हैं विरुद्ध आहार। विपरीत आहार का मतलब होता है अलग सीजन का कोई चीज है और आपने उसको दूसरी सीजन में कंज्यूम किया, वह क्या होती है? विपरीत आहार। यानी इसके अलावा आपके शरीर की नेचर अलग है और आपने उस नेचर के अपोजिट कोई दूसरी चीज का कंजप्शन कर रहे हो, ये आपके लिए क्या कहा जाएगा? विपरीत आहार। विपरीत आहार आपके शरीर में विष तो पैदा नहीं करता, लेकिन आपके दोष को क्या करता है? इम्बेलेंस करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विपरीत आहार कहते हैं। फूड दैट इज अनसुटेबल एज पर द इंडिविजुअल्स बॉडी, टाइम, सीजन और हेल्थ, ऐसा आहार जो व्यक्ति की प्रकृति, समय, ऋतु और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार उपयुक्त ना हो। इट डिस्टर्ब्स नेचुरल बैलेंस एंड डाइजेशन, ये हमारे शरीर की प्राकृतिक संतुलन को और पाचन को बिगाड़ता है, उसको कहते हैं विपरीत आहार। की पॉइंट क्या है? ऑब्सेस्ड बॉडी कंडीशन और सीजन, शरीर की अवस्था और ऋतु के विरुद्ध होता है। रॉन्ग टाइमिंग और लाइफस्टाइल मिसमैच, ये गलत समय पर और अपनी जीवन शैली से असंगत होता है, दैट इज विपरीत आहार। और रिड्यूसेस डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ, यानी ये हमारी पाचन शक्ति को क्या करता है? कमजोर करता है। इफेक्ट क्या आएगा? ये हमारे दोषों को इम्बेलेंस करता है, ये हमारे शरीर में आम को बढ़ाता है, यानी कि विषैले पदार्थों को निर्माण करने में हेल्प करता है, और इनडाइजेशन, फैटिग्यू और क्रोनिक इलनेस को ये लेके आता है। अपचन, थकान, पुरानी बीमारी, यानी कि अगर अपने शरीर में कोई पुराना रोग है तो ये उसको बढ़ावा देने का काम करता है। कौन सा खाना? विपरीत आहार। इसलिए हमें पथ्य खाना खाना चाहिए। इन नटसेल की बात करें तो पथ्य क्या होता है? होलसम होता है, हेल्दी होता है, बेनिफिशियल फूड फॉर हेल्थ एंड हीलिंग, स्वास्थ्यवर्धक खाना और जो हमारे प्रकृति के अनुकूल होता है, हमारे लिए संतुलित भोजन होता है, उसको कहते हैं पथ्य। अपत्य का मतलब अनहोलसम होता है, हार्म करता है हमारी बॉडी को, हानिकारक फूड। और विपरीत का मतलब हुआ फूड नॉट सुटेड टू इंडिविजुअल्स दोष, सीजन और डिजीज।
ऐसा खाना जो हर किसी की जो प्रकृति है उसके विरुद्ध होता है, विपरीत होता है, अलग ऋतु में जिसका सेवन किया जाता है उसको हम कहते हैं विपरीत आहार। अब बात करते हैं आगे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट विद दिनचर्या एंड ऋतुचर्या। दिनचर्या क्या है और ऋतुचर्या क्या है और इनको फॉलो करके हम हमारी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है आयुर्वेद इज नॉट जस्ट ए सिस्टम फॉर ट्रीटिंग डिजीज बट ए कंप्लीट गाइड फॉर लिविंग ए बैलेंस्ड एंड हेल्दी लाइफ। आयुर्वेद केवल रोगों का उपचार ही नहीं करता बल्कि आपको जीवन को संतुलित रखने के लिए और स्वस्थ रहने की विद्या भी सिखाता है। कौन? आयुर्वेद सिखाता है। तो आयुर्वेद दो चीज बताता है, दिनचर्या और ऋतुचर्या, यानी सीजनल रूटीन और डेली रूटीन। और इन दोनों को फॉलो करके दीज हेल्प इन अलाइंग द बॉडी एंड माइंड विद नेचर साइकिल डेली एंड सीजनल, एंश्योरिंग डिजीज प्रिवेंशन एंड ऑप्टिमल हेल्थ। अगर हम इन दोनों को फॉलो करते हैं तो ये हमारा शरीर और हमारा मन है वो प्रकृति के चक्रों के साथ क्या हो जाएगा, सुनियोजित हो जाएगा, संरेखित हो जाएगा, जिससे हमारे शरीर में रोगों की रोकथाम होगी, साथ ही में हमारे को एक अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा। क्या होती है दिनचर्या से शुरू करते हैं। दिनचर्या का मतलब होता है डेली रूटीन, यानी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसको हम क्या कहते हैं, दिनचर्या। यदि हम इसको बैलेंस में ले आते हैं तो ये हमने कहा कि हमने दिनचर्या को फॉलो किया है। दिनचर्या रेफर्स टू ए डेली रूटीन दैट अलाइन द बॉडी एंड माइंड विद नेचर साइकिल। अर्थात दिनचर्या का अर्थ हुआ प्रतिदिन की नियमित दिनचर्या जिसका पालन करके हम शरीर और मन को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। जैसे इसमें क्या क्या बातें आती हैं, सुबह जल्दी उठना, दांत साफ करना, जीभ की सफाई करना, नाक में कोई औषधीय तेल डालना, तेल मालिश करना, व्यायाम करना, नहाना, सात्विक भोजन खाना। सात्विक भोजन का मतलब है पथ्य खाना, और दिन भर के कर्तव्यों का पालन करना, शाम के समय ध्यान और प्रार्थना करना, और रात्रि को हल्का भोजन खाकर समय पर सो जाना। ये हेल्दी हैबिट्स कही जाती है। इन हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना ही दिनचर्या को फॉलो करना कहा जाता है। आयुर्वेद कहता है कि प्रैक्टिसिंग दिनचर्या प्रमोट्स इम्यूनिटी, मेंटल क्लैरिटी एंड हेल्थ बैलेंस। यदि हम दिनचर्या का पालन करेंगे तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी और साथ ही में शरीर और मस्तिष्क हमारे क्या रहेंगे, संतुलित रहेंगे। अब बात करते हैं ऋतुचर्या की। ऋतुचर्या क्या है, जैसे अब बात कर रहे हैं हम, गर्मी चल रही है तो गर्मी में गर्मी की चीज़ों को फॉलो करें, सर्दी में सर्दी की ऋतु को फॉलो करें, मानसून के टाइम पे मानसून जो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें सेट होती है उनको मानसून में फॉलो करें। यानी जिस सीजन में हमारी बॉडी को जो सूट होता है उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना क्या कहा जाता है, ऋतुचर्या कहा जाता है। ऋतु का मतलब होता है सीजन। ऋतुचर्या मीन्स एडजस्टिंग लाइफस्टाइल एंड डाइट एज पर द चेंजिंग सीजन्स टू मेंटेन बैलेंस एंड इम्यूनिटी। ऋतुचर्या का मतलब हुआ कि हर मौसम के अनुसार अपनी जीवन शैली को, अपने भोजन को और अपनी बॉडी के जो फंक्शंस है, व्यवहार है, उनको चेंज करना या उनको बदलना एज पर सीजन, वह क्या कहा जाता है, ऋतुचर्या कहा जाता है। जैसे हेमंत ऋतु आती है तो हमें गर्म और तेली आहार खाना चाहिए, शीत ऋतु आती है तो हमें ऊर्जादायक भोजन खाना चाहिए और ठंड से बचना चाहिए, बसंत में हमें हल्का कड़वा दोनों तरह का भोजन खाना चाहिए और व्यायाम भी करना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में हमें ठंडा खाना चाहिए, तरल आहार ज़्यादा लेना चाहिए और धूप से बचना चाहिए, बारिश के मौसम में हमें सुपाच्य खाना खाना चाहिए, ना कि तला भुना और बाहर का खाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए मतलब। और सर्दी ऋतु में हमें ठंडा, मीठा, कड़वा तीनों तरह का आहार लेना चाहिए। तभी हम बोलते हैं ना, शरीर घरों में खारा मीठा खा रहा हूँ। खारा मीठा का मतलब सर्दियों में खाया जाता है। तभी लोग मेथी के लड्डू खाते हैं, आपने देखा होगा, गोखरू के लड्डू खाते हैं, गंवार पाठे के लड्डू खाते हैं। तो ये खारा मीठा कहाँ से आया है, ये हमारे आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट है। तो ये हर एक सीजन में उसके जैसा खाना खाना क्या कहा जाता है, ऋतुचर्या कहा जाता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करने में, क्या हाँ इनका रोल आता है। तो ये अगर हम दिनचर्या और ऋतुचर्या को फॉलो करेंगे तो वी प्रिवेंटेड फ्रॉम डिजीज, यानी हमें रोगों से बचाव रहेगा। दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करने से शरीर में खुद की इम्यूनिटी क्या होगी, डेवलप होगी और हम रोगों से लड़ पाएंगे। सेकेंड, ये हमारी मेंटल पीस यानी मानसिक शांति को बढ़ाएगा। बाई फॉलोइंग रेगुलर रूटीन ऑफ लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू दिस सीजन, स्ट्रेस एंड मेंटल इनएबिलिटी इंस्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो यानी कि जो मानसिक असंतुलन है, स्थिरता है, उसमें कमी आएगी। यदि हम इनको फॉलो करेंगे तो मानसिक तौर पे शांत रहना स्टार्ट हो जाएगा। द डाइजेस्टिव पावर इम्प्रूव्स विच मेक्स न्यूट्रिशन मोर इफेक्टिव। पाचन शक्ति हमारी बढ़ेगी। पाचन शक्ति यदि हमारी बढ़ती है तो सीधी सी बात है, हमारा शरीर का जो दोष है वह बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएंगे। एनर्जी एंड एक्टिविटी रिमेन्स इंटैक्ट।
देयर इज नो लेजीनेस और फेटिग्यू, यानी शरीर में आलस और थकान नहीं होगा यदि हम इनको फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं तनाव से जुड़ी भोजन आदतें, जो आयुर्वेदिक आहार का उपयोग उसमें क्या है, यानी कि हमारा फूड हमारे जो तनाव है और जो हमारी आदतें हैं उनसे किस तरीके से जुड़ा हुआ है, उनकी बात हम यहाँ करते हैं। कि जब हम देखो स्ट्रेस में होते हैं तब हम या तो ओवर ईटिंग करते हैं, या हम इमोशनल ईटिंग करते हैं, या हम जंक फूड की तरफ जाते हैं। जब टेंशन में होते हैं, टेंशन मतलब सीधी सी बात है, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो कौन सोचेगा यार क्या खाना बनाए, जल्दी जल्दी में है, काम बहुत है, तो एक काम करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, बर्गर मंगवा लेते हैं, टेबल भर ली और बैठा बैठा खाना खा रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, तो खाने पे बराबर कंसंट्रेशन नहीं है, तो मैं ज़्यादा खाना खा रहा हूँ। तो ये क्या है, ओवर ईटिंग है। जब स्ट्रेस वगैरह होता है बॉडी में, तो हम ओवर ईटिंग की तरफ पहुंच जाते हैं। अब आयुर्वेदिक समाधान क्या है इसके रिगार्डिंग, आयुर्वेदिक कहता है यूज कार्मिंग फूड्स, यानी सात्विक भोजन खाओ, लाइक मिल्क, नट्स, फ्रूट्स, यानी दूध, मेवे, सूखे फल आदि खाइए। अवॉइड तामसिक एंड हेवी रासिक फूड्स, तामसिक और भारी रासिक फूडों से आपको बचना चाहिए। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस वाइल ईटिंग, भोजन करते समय आपको कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए। इंक्लूड हर्बल टीज, यानी जो अश्वगंधा और ब्राह्मी जैसी जो हर्बल चाय है वो हमें पीनी चाहिए, ताकि हमारा तनाव क्या हो, कम हो। प्रॉपर रूटीन स्लीप एंड डाइट हेल्प मैनेज स्ट्रेस होलिस्टिकली, यानी उचित दिनचर्या को फॉलो करेंगे, समय पे सोएंगे, आहार वगैरह लेंगे, तो हमारा तनाव कम होगा और हम नियंत्रित तौर पे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट में आपका है प्रैक्टिकल कंपोनेंट, यानी कि आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट में ही आपका सिलेबस है। फोर्थ यूनिट आपको कह रहा है कि आपको या तो कोई अपने लोकल मार्केट में जाके आपको क्लासिफाई करना चाहिए कि सात्विक फूड क्या है, तामसिक क्या है, राजसिक क्या है। आपको कोई सर्वे कंडक्ट कर सकते हो, आप फूड बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हो, आप कंजप्शन के पैटर्न को स्टडी कर सकते हो। तो फोर्थ यूनिट आपके प्रैक्टिकल कंपोनेंट है कि आपने क्या सीखा आयुर्वेदा से, और आप इस तरीके से इसको किस तरीके से फॉलो करोगे। तो यहाँ आप कोई प्रोजेक्ट फाइल भी सबमिट कर सकते हो अपनी कॉलेज में। और इसी क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जारी रहेगा, तो जुड़े रहिए, बने रहिए अपने करियर एजुनिस्ट के साथ। इस वेबसाइट पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज ही करना है, कॉल वगैरह आप नहीं कीजिएगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी, जिसमें हमने आयुर्वेदा को पूरा डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने साथ वाले दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।